आदरणीय जस्टिस एस.एन. झा जी, श्री दया सागर जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव और मेरे विद्यार्थी साथियों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के सभी पदाधिकारियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज और स्पेशली आर्टिकल 35A और बाकी अन्य विषयों के संबंध में 2 दिन की विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। मुझे भी आने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। और ज़्यादा आभार मेरा इस बात के लिए है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित बहुत सारे विषयों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही त्रासदियाँ भी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बातें भी हैं, लेकिन एक बात जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है सारे देश के लिए वो ये भी है कि बाकी प्रांतों के लोगों को जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो वहाँ की संवैधानिक एनोमलीज हैं, जो वहाँ पर स्थितियाँ हैं, उसके संबंध में उतनी जानकारी नहीं है जितनी किसी भी देशभक्त को, एक हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक को होनी चाहिए। और ऐसे सेमिनार्स हैं जो उसके संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मेरे को 2 दिन पहले जब ये जानकारी दी गई, 2-3 दिन पहले, कि मुझे आर्टिकल 35A के संबंध में अपने बात 10-12 मिनट में यहाँ रखनी है, हालांकि बहुत विस्तार से श्री दया सागर जी वो विषय अपना रख गए हैं और काफ़ी मेरा काम आसान हो गया है उससे। तो मैंने अपने हाईकोर्ट में, क्योंकि मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, तो अपने 1-2 साथियों से बातचीत की कि मुझे वहाँ कार्यक्रम में जाना है और आर्टिकल 35A के बारे में वहाँ पर चर्चा होगी। आप हैरान होंगे, मुझे बात कहने में कोई संकोच नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अच्छे वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल को मेरे पे डेफेमेशन का केस फाइल हो जाएगा, उनको जानकारी नहीं है उधर 35A में कौन सी ऐसी बात है जो चर्चा वाली होगी। तो मैंने कहा उसमें आप जरा देखिए जो जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि धारा 370 तो चर्चा होती है, हक में भी होती है, खिलाफ भी होती है, कभी कहीं कभी वहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बाकी है, खासतौर पर आर्टिकल 35A, मैं अगर ये बात कहूं कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि कोई ऐसा आर्टिकल भी है जो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू है, उसके अंदर है, तो शायद कोई गलत बात नहीं हो। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठते रहे तो छात्रों को भी, वकीलों को भी, जजों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, माननीय न्यायाधीश यहाँ इस चीज को प्रेजाइड कर रहे हैं, पर क्योंकि ये स्थितियां, इसके लिए किसी का दोष नहीं है। आपको किसी को भी सारे संविधान की सारी धाराएं या जम्मू कश्मीर की या किसी भी राज्य के सारे कानूनों की जानकारी संभव नहीं होती, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं जिनसे राष्ट्र प्रभावित होता है उनके संबंध में कम से कम लोगों को जानकारी हो। किसी का मत 35A के पक्ष में भी हो सकता है, एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं उसके इस अधिकार की रक्षा करूंगा अगर वो कहे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है विवाद है, इसके संबंध में हमको जरूर, मैं समझता हूं कि जानकारी रहनी चाहिए। आर्टिकल 35A उसके संबंध में बहुत ही विस्तार के साथ दया सागर जी ने जिक्र किया। मैं एक पासिंग रेफरेंस एक बार फिर उस आर्टिकल को आपके सामने जरूर दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट की प्रोविजन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये एक 35A ऐसा सेक्शन है जो बहुत चालाकी से, बहुत ही कनिंग और बहुत ही जो भी इसके लिए ऐसा एडजेक्टिव यूज किया जा सके वो किया जा सकता है, वो सारी चीजें ले जाता है जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है। हम कई बार कहते हैं कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, ये उदाहरण हम आमतौर पर देते हैं, पर ये 35 ऐसा है जो एक हाथ से दिया हुआ दोनों हाथों से सारा वापस वो ले जाता है। और इतनी शरारतपूर्ण इसकी क्लॉजेस हैं, दया सागर जी ने भी उसका जिक्र किया, 35। और आर्टिकल क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में 4 चीजें, आपकी राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी सर्विस मैटर्स, स्टेट एड और मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, स्टेट एड। स्टेट एड में इतना कुछ शामिल हो जाता है, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड मिलनी है, आपको आने जाने के लिए एड मिलनी है, आपको स्कॉलरशिप, सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अगर उसके संबंध में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून या है या बनाया जाता है जो भारत के संविधान ने जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर उनका हनन करता है तो वो वॉइड नहीं होगा, जिसे अंग्रेजी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो इलीगल नहीं होगा, वो वैलिड होगा। अब इतनी कई बार हैरानी होती है कि आज तक ये 35A
भारत के संविधान के अंदर ये कायम है, इसकी किसी ने वैलिडिटी चैलेंज नहीं की, कभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई भी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। मैंने लॉ सर्च किया, वो बचन लाल जी की जजमेंट में भी आपको पढ़ूंगा। पर जब इसके इफेक्ट मैंने देखे आर्टिकल 35 के इफेक्ट्स जो नोट सर्कुलेट हुआ है उसमें भी आपको जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, एक तो वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिले ना मिले, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट्स डिस्क्रिमिनेटरी qua the rest of the citizens of India who are living outside the state of Jammu and Kashmir. But it is not only discriminatory qua those citizens who are living outside. It is discriminatory, it creates discrimination, it justifies discrimination, it ultimately nourishes justification, it legalizes the justification, the discrimination, not only among the residents of Jammu and Kashmir and outside the Jammu of Kashmir, but it also justifies the discrimination even between those people who are living in the state of Jammu and Kashmir. वहां भी रहने वाले लोगों के अंदर अगर दो तरह के कानून बनते हैं तो ये उसको भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि आर्टिकल 35A के बाद परमानेंट जो वहां के सिटीजन हैं उसको डिफाइन करने का राइट दिया गया और वहां की विधानसभा ने कानून बनाया। उन्हें मैं सब में जाना नहीं चाह रहा, आपको लगेगा वो बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन के कारण आज जम्मू कश्मीर में जो लोग पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में रहे, वो अगर वापस आना चाहें उनको तो सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन पार्टीशन के टाइम जो लोग हिंदुस्तान वहां से माइग्रेट करके जो एरिया पाकिस्तान में चला गया, वहां से वो निकले क्योंकि उन्होंने इस देश को अपना माना, इस देश की मिट्टी को, संस्कृति को, भाषा को, इस देश के इतिहास को अपना माना और वो आ गए और वो लगातार 40, 50, 60 साल से वहां रह रहे हैं। ये आर्टिकल 35A की वजह से उनको भी वो अधिकार नहीं मिले हैं, उनको भी परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर में नहीं माना। आप किसी से बात करें, मैंने कल तो एक आदमी से जिक्र किया, बोला कैसे हो सकता है सतपाल, तुम क्या बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा पढ़िए, आप जरा स्टडी करिए, धारा 370 तक ही मत रुकिएगा। धारा 35 से 370 से कम खतरनाक नहीं है, एक कुछ मायने में तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो सारे अधिकार नहीं है। और मैंने जब सारा अध्ययन किया, जो वहां से रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आ गए हैं, भारतीय हैं, पार्टीशन के कारण आए, जम्मू में सेटल हो गए, उनको वहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जा रहा। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ाऊंगा, आप करके आपको सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकते, पंचायतों के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर भी वहां के नागरिक हैं 50 साल से, और फिर भी हमारी सरकार कहती है कि नहीं नहीं ये स्पेशल हमने स्टेटस। मैं समझता हूं कि ऐसे कानून जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो, माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो, सोशल जस्टिस, ओबीसी वगैरह की रिजर्वेशन के बारे में ना लागू होते हो और उसको जस्टिफाई करें, 356 जहां पर लागू ना हो, पंचायती राज की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटियों को जो पावर्स दी गई है वो वहां पर लागू नहीं हो रहे, और ये सबसे बड़ी रुकावट 370 के बाद अगर दूसरी आती है तो 35A की आती है। मैं सोच रहा था कि शायद ये मामला कभी कोर्ट में नहीं गया होगा, पर सर्च करते समय बचन लाल का केस मेरे ध्यान में आया और मैं पूरे मान सम्मान के साथ बात कहना चाहता हूं। आम आदमी का मत यह है कि इस देश के पॉलिटिशियन ने इस देश को लेट डाउन किया है, इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर्स ने, सूडो सेकुलर्स ने इस देश को लेट डाउन किया है। पर मैं पूरे मान सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जुडिशरी भी कई मामलों में जितनी नेशन की एक्सपेक्टेशन है, राष्ट्र की अपेक्षाएं हैं, उस पर खरी नहीं उतरी है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ जज साहब से क्षमा मांग के बात कहना चाहता हूं। ये जजमेंट पढ़िए, आपको मौका मिले जजमेंट पढ़िएगा, 4-5 पेज की जजमेंट है। किसी सुप्रीम कोर्ट के, किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 40 साल से इस मुल्क में रह रहा हूं, क्योंकि जजमेंट 1980 की है, 87 की शायद, 87 की है, मैं रह रहा हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, जब देश की पार्टीशन हुई तो मैं यहां आके ठहरा, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक ना मैं वोटर बन सकता हूं, ना पंचायत का इलेक्शन लड़ सकता हूं, ना मैं वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं, मेरी हेल्प करिए। और हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि बट परंतु लेकिन किंतु we have sympathies with you, we expect the Jammu Kashmir will do, the government of India will do, but what are you doing? What have you done? Couldn't the Supreme Court give a clear cut direction to the government of India? You should have given a clear direction to the government of India that look here, you amend this part of the constitution, you withdraw this type of amendment because it takes away the basic structure of the constitution of India. It negates to the residents of Jammu and Kashmir everything that has been given by the Constitution of India, that was given to us, we the people of India. When we talk of the
people of India. The people of India includes the people of Jammu and Kashmir also. We the people of India doesn't mean that we are the people of India except the people of Jammu and Kashmir. I'll just read 2-3 paragraphs and then I've been given 10-15 minutes. उन्होंने मेरे को वार्निंग दी हुई है. Anyhow, चलिए कोई दिक्कत. The judgment by the Supreme Court. Now, first paragraph, the Supreme Court records the facts of the case, which are very shocking, revealing, disgusting, disappointing, and cast a serious aspersion on the working of the system as such. System as such, I am not saying any individual, any party. It's a failure of the system. क्या कहता है petitioner? The petitioner is the chairman of the Action Committee of West Pakistani refugees. He migrated from West Pakistan to the state of Jammu and Kashmir in India in 1947. I don't think they should have used the word migrated. They should have said because of the partition, because he accepted India to be his nation, so he came from there. Migration is a little different word, so far as my knowledge of the language goes. In the wake of the partition of the country, he claims to speak on behalf of the refugees from West Pakistan who migrated and settled in the state of Jammu and Kashmir. He contends that notwithstanding the fact that it is almost 4 decades, उस समय 40 साल हुए थे, since they migrated and settled down in the state of Jammu and Kashmir, they are denied many basic rights. बहुत सारे basic rights उनको deny हो रहे हैं, which other Indian citizens have in other parts of the country. जो अधिकार हमको बाकी देश में मिले हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वो सारे अधिकार उनको डिनाई किए जा रहे हैं. ये भारत का एक नागरिक आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहा है. सच है. कौन कौन से अधिकार हैं? राइट टू एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है हमारा जो भारत के संविधान ने दिया है कि आप अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. वो कहता है कि ये राइट मेरे को जम्मू कश्मीर में अवेलेबल नहीं है. राइट टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, नौकरी करने का अधिकार बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको ये अधिकार जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं है. द राइट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, वकालत करें, इंडस्ट्री करें, दुकान करें, खेती करें, कर्मचारी बने, जो भी बने, लेकिन ये वहां उसको अधिकार अब नहीं है. द राइट टू परचेज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कहता हूं मैं बाकी देश में परचेज कर सकता हूं, वहां पर नहीं कर सकता, मुझे राइट नहीं है. द राइट टू हायर टेक्निकल एजुकेशन, आज इस मुल्क में गांव से आया हुआ बच्चा भी देश के अंदर में मिजोरम, त्रिपुरा से बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं, यहां के बच्चे इंग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, सबको राइट है. लेकिन वो कहता है कि मेरे बच्चों को हायर टेक्निकल एजुकेशन का राइट जम्मू कश्मीर में नहीं है. द राइट टू इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली और लोकल अथॉरिटी, वो पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकता, जम्मू कश्मीर विधानसभा का मेंबर भी नहीं बन सकता. ही फिर वो दूसरी शिकायत, वो कहते हैं कि नाउ आई रीड द लाइन, आई विल नॉट गिव माय कमेंट्री. He complains that while refugees from West Pakistan who migrated into Jammu and Kashmir in 1947 and have settled down in the state are denied these rights, recently the Jammu and Kashmir legislature has enacted the Resettlement Act 1982, by which all these rights are given to erstwhile residents of Jammu and Kashmir who had voluntarily migrated to Pakistan at the time of partition of the country in 1947. 1947 में जब पार्टीशन हुई, जिनको लगा कि हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वो पाकिस्तान चले गए. जिनको लगा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, वो वहां से यहां आ गए. तो जिनको ये लगा कि ये हमारा देश है और यहां आकर सेटल हो गए, उनको तो ये राइट नहीं है. पर जो उस समय पाकिस्तान चले गए और जाके पाकिस्तान में झक मारी और देखा कि वहां के हालात तो पता नहीं बद से बदतर हैं, और फिर मन किया जिस दिन वन फाइन मॉर्निंग दे फाउंड दैट लुक हियर इट्स बेटर टू गो बैक टू इंडिया बिकॉज़ इंडिया इज मच बेटर देन द सिचुएशन इन पाकिस्तान. उनको ये सारे अधिकार मिले हुए. आप अगर ये जजमेंट में ना हो, किसी आदमी को कहें तो शायद कोई कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे हो सकता है, लेकिन ये है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट. और उन्होंने कहा कि जी मेरे को तो अंत में उन्होंने लिखा मेरी पिटीशन, कहते हैं बाकी सारी बातें छोड़ दो, रीसेटलमेंट जो रेफरेंस प्रेसिडेंशियल छोड़ दो, मेरी तो एक ही आपसे प्रार्थना है कि मैं वहां 40 साल से रह रहा हूं, जो अधिकार उनको मिले हैं जो पहले पाकिस्तान चले गए थे, हम पाकिस्तान से वापस आए, मेरे को तो वही अधिकार आप दे दो, बस मेरा इसी में तसल्ली हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता. इतनी सी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने की. ना सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज ट्रू दैट पर्सन्स इन द पोजीशन ऑफ द पिटिशनर हु माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द वेक ऑफ 1940 पार्टीशन एंड हैव सेटल्ड डाउन इन द स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड हु आल्सो हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू पार्लियामेंट हैव वेरी एनॉमलस राइट्स विद इन द स्टेट. फॉर एग्जांपल, they are not entitled to be
included in the electoral roll of the state assembly. आप चुने जाने का अधिकार तो दूर की बात है, आप तो वोटर भी नहीं बन सकते, वोटर भी नहीं बन सकते, चुने वाली बात तो अलग चली गई. They are not entitled to be elected to village panchayat. They are not entitled to purchase any property, land, and they are also not entitled to be appointed to any service under the state government. All these denials and deprivations are the consequence of the permanent definition of the permanent resident. ये सुप्रीम कोर्ट नोट कर रहा है, और जब मैंने ये पहरा पढ़ा मुझे लगा कि आगे आने वाले पैरों में सुप्रीम कोर्ट तो टूट कर पड़ा होगा केंद्र सरकार पर भी और बाकी सरकारों पर भी. फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोविजन नोट की है, और प्रोविजन नोट करने के बाद आगे परमानेंट रेजिडेंट के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर जो फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, विच अकॉर्डिंग टू माई माइंड I will use only a very light word, are very, very unfortunate. They say the net result is that persons in the position of the petitioner, those citizens of India and entitled to various fundamental rights guaranteed by the Constitution, are not in a position to enjoy many of those rights within the state of Jammu and Kashmir, though they are domiciled in that state for nearly 40 years. On the other hand, those who had migrated to West Pakistan in 1947 and who may choose to return to the state of Jammu and Kashmir now appear to stand in a better position, but that is apparently, then they give the reason. Now, ultimately, they appeal to the government of India. We do hope that the claim of the persons like the petitioner and others to exercise greater rights of citizen will receive due consideration. From whom due consideration? From those who have denied those rights, or there will be some any other agency. We are, however, unable to give any relief to the petitioners. The petitioners have a justifiable grievance. मैं समझता हूँ ये जजमेंट अपने आप में एक आई ओपनर, अपने आप में एक दूसरे सेंस से कहा जाए एक ऐसा विषय होना चाहिए था जिस पर देश में चर्चा होती, जिसके अंदर जुडिशरी को भी एहसास कराया जाता कि आपके हाथ कांपे क्यों जब आपके सामने सारी स्थिति आ गई थी. ये सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है. जब जज ओथ लेते हैं तो शपथ लेते समय वो कहते हैं कि आई विल एडमिनिस्टर जस्टिस विदाउट एनी फियर और फेवर. आई विल ओन द कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दीज लॉज 35A violates the basic structure of the Constitution of India. It takes away all the fundamental rights given to this Constitution, which was there after 200, 300, 400 years of independence struggle. It deprives all those rights to the citizens of Jammu and Kashmir. It discriminates even between the residents, various sections of society within the Jammu and Kashmir. I am not going beyond a particular point because there are certain things which are better understood than said. I can only hope and I only wish that sooner or later a time comes when the whole nation stands as a rock to criticize the anomalous situation in Jammu and Kashmir, to defend the rights of the residents of Jammu and Kashmir, especially those who are claiming to be the citizens of India, who are proud to be the citizens of India. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अखबारों में, कहीं आपको भी खुशी होती होगी, हम पढ़ते हैं हमारे किसी भारतीय नागरिक के साथ फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में कहीं कोई ज्यादती होती है. किसी शाहरुख खान को 2-3 घंटे अगर अमेरिका एयरपोर्ट पर रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, उसको सर्च किया जाता है, तो सारा देश उस पर प्रोटेस्ट करता है. अगर बाकी दुनिया के हिस्सों में हमारे नागरिकों के साथ ज्यादती होती है, किसी एक के साथ होती है, तो जिस भावना के साथ, जिस स्पिरिट के साथ, जिस जील के साथ, जिस ईगरनेस के साथ, जिस जिज्ञासा के साथ, जिस शक्ति के साथ, ताकत के साथ, विल पावर के साथ देश एक खड़ा होकर उस पर प्रोटेस्ट करता है, हम आशा करें कि वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब एक नहीं हजारों लाखों की तादाद में हमारे अपने नागरिक, हमारे अपने भाई जो देश को अपना मान रहे हैं, समाज को अपना मान रहे हैं, राष्ट्र को अपना मान रहे हैं, संस्कृति को अपना मानते हैं, भाषा को अपना मानते हैं, सभ्यता को आपका मानते हैं, उनके साथ इतना बड़ा हो रहा अत्याचार, इसके खिलाफ भी हम सब एक चट्टान की तरह खड़े होंगे और धारा 370 के साथ साथ 35A भी रिपील होगा, एब्रोगेट होगा. उस दिन के लिए संघर्ष में हम लोग साथ मिलकर चलेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.